जिस पल मेरी पूरी क्लास उस नाइटमेयर गेम में घसीटी गई, हम सबको एक ही बात बताई गई। अगर जिंदा रहना है तो कॉफिन के अंदर घुसो। सुनने में आसान लग रहा है ना? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर कॉफिन्स खाली नहीं थे। उनमें सड़ी हुई लाशें बंद थीं और सिर्फ कुछ ही सेफ थे। जैसे ही सबको ये बात समझ आई, पूरी क्लास पागलों की तरह खाली कॉफिन्स के लिए लड़ने लगी। कोई धक्का दे रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कुछ तो लिटरली जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। लेकिन उस पूरे केओस के बीच मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैं सीधा उस विशाल लाल कॉफिन की तरफ चल पड़ा जिस पर पीले टैलिस्मन्स लगे हुए थे। वही कॉफिन जिसमें एक 3S क्लास गोस्ट ब्राइड कैद थी। आसपास खड़े लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे डर के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। लेकिन उन चुतियों को क्या पता था कि मुझे वो चीज दिख रही थी जो उन्हें नहीं दिख सकती थी। मेरी आंखों के सामने गॉड्स के चैट लॉग्स तैर रहे थे, वही गॉड्स जो इस डंजन को चला रहे थे। और उन्हीं मैसेजेस में इस मौत के गेम का हर हिडन क्लू छुपा था। तभी अचानक पूरे ग्रेवयार्ड के ऊपर खून जैसे लाल लेटर्स चमकने लगे। वेलकम प्लेयर्स टू द स्ट्रेंज वर्ल्ड। बिफोर द काउंटडाउन रीचेस 0, ईच प्लेयर मस्ट सेलेक्ट अ कॉफिन। ईच कॉफिन may only contain one person. All players must strictly obey the game rules. Survivors will receive generous rewards. Failures will be erased immediately. मैसेज खत्म होते ही आसमान में एक जाइंट 10 मिनट का काउंटडाउन दिखाई देने लगा जो लगातार नीचे जा रहा था। पूरे ग्रेवयार्ड में पैनिक फट पड़ा। एक लड़की मिट्टी पर गिरकर अपना सिर पकड़ते हुए हिस्टेरिकली रोने लगी। ये जगह क्या है? स्ट्रेंज वर्ल्ड क्या होता है? कोई हमें बचाओ। तभी एक लड़का पूरी तरह टूट गया और पहाड़ से नीचे भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ग्रेवयार्ड की बाउंड्री क्रॉस की, उसका पूरा शरीर ऐसे मरोड़ खाकर फट गया जैसे किसी इनविजिबल ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। फ्लैश बोन्स सब कुछ काले पार्टिकल्स बनकर हवा में उड़ गया। और ठीक उसी समय ग्रेवयार्ड में मौजूद एक कॉफिन गायब हो गया। तभी अचानक एक आवाज पूरे शोर के बीच गूंजी, कोई हरकत मत करना भड़वो, सब वहीं खड़े रहो। मैंने आवाज की तरफ देखा तो हमारी क्लास का रिच सेकंड जनरेशन लड़का फैंगजी भीड़ के बीच खड़ा था। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उल्टा नल्ला एक्साइटमेंट में लग रहा था जैसे उसे ये सब एंजॉय हो रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखें बदल गईं, उसकी प्यूपिल्स के अंदर हल्की सिल्वर ग्लो चमकने लगी। तभी एक मैकेनिकल आवाज पूरे ग्रेवयार्ड में गूंजी, सिस्टम नोटिफिकेशन, फैंगजी हैज अवेकेंड अ टैलेंट ड्यू टू डिस्प्लेइंग डिसाइसिव क्वालिटीज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। प्लेयर फैंगजी हैज बीन सेलेक्टेड बाय द हाई डायमेंशनल ऑब्जर्वर ब्लिस लॉर्ड एंड अवेकेंड द इनिशियल अर्थ ग्रेड टैलेंट फाइटर। ये आवाज सबने सुनी। भीड़ तुरंत फट पड़ी। क्या टैलेंट अवेकन हो गया? लेकिन फांग जी ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पास पड़े एक काले कॉफिन की तरफ मुड़ा और अपनी सिल्वर आईज सिकोड़ ली। होली शिट, इसके अंदर कुछ है। आधी सड़ी हुई लाश उपसेदार और उसके नाखून कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हैं। सबसे पहले रिएक्ट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सॉन्ग यिंग यिंग ने किया। वो तुरंत भागकर फेंग जी की बाहों से चिपक गई। फेंग जी, तुम इनके अंदर देख सकते हो ना? प्लीज मेरी मदद करो, कौन से कॉफिन सेफ हैं? फेंग जी ने नीचे उसकी तरफ देखा लेकिन उसे हटाया नहीं। उल्टा उसने टेरिफाइड क्राउड की तरफ देखकर अथॉरिटी से कहा, अगर जिंदा रहना है तो सब मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनते ही सबकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स किक इन कर गई। एक एक करके मेरे क्लासमेट्स उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरे पर वही पैथेटिक एक्सप्रेशंस थे। कोई खुशामद कर रहा था, कोई भीख मांग रहा था। फेंग जी प्लीज हमारी मदद करो। ब्रदर जी, आप जो बोलोगे हम करेंगे। फेंग जी हल्का सा मुस्कुराया। साफ दिख रहा था कि ये कमीना इस अटेंशन को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। फिर उसकी नजर भीड़ से अलग खड़े मुझ पर पड़ी। यो शिन्युअन, तू भीख मांगने क्यों नहीं आ रहा? उसने हंसते हुए कहा, तूने तो कभी यिंगिंग के लिए कुछ भी करने की बात कही थी ना, जब उसके पीछे कुत्ते की तरह घूम रहा था। उसके आसपास खड़े कुछ लड़के तुरंत हंसने लगे। एग्जैक्टली, अब फैंग जी के पास टैलेंट है, तेरे पास क्या है? ऐसे खड़ा क्या है बे? घुटनों पर गिर जा, शायद ब्रदर जी तुझे कोई डिसेंट कॉफिन दे दे। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा, नजरें नीचे किए, बिल्कुल उस सूखे पेड़ की तरह जो मिट्टी में जड़ें गाड़कर खामोश खड़ा रहता है। शायद फेंग जी को लगा मैं डर के मारे सोचने लायक भी नहीं बचा हूं, इसलिए उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया और सॉन्ग यिंग यिंग को साथ लेकर एक एक कॉफिन चेक करने लगा। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी आंखों के सामने ग्लोइंग गोल्डन टेक्स्ट लगातार स्क्रॉल होना शुरू हो चुका था। Another new game has started. These low-dimensional insects still don't realize that once the countdown ends, living zombies will appear in the graveyard and tear apart anything outside the coffins. ये पढ़ते ही मेरी pupils सिकुड़ गईं। मेरा शरीर आधे सेकंड के लिए जम गया। तभी और गोल्डन मैसेजेस तेजी से सामने बहने लगे। The funniest part is that the rotten corpses inside the coffins are actually the key to survival. The smell of decay hides the scent of the living, so the zombies will ignore anyone inside. I'm dying laughing. That idiot with the clairvoyance talent is desperately searching for empty coffins. He thinks empty means safe. Little does he know empty coffins are guaranteed death. Don't spoil too much. I worked hard to give that kid a talent as bait. I want to watch him confidently choose an empty coffin and get ripped apart by zombies. That's the fun part. Still, that giant red coffin covered in talismans is interesting. There's a ghost bride sealed inside, a hidden 3S level reward. But with the courage level of these insects, nobody will dare choose it. मेरा दिल जोर से सीने पर धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को जबरदस्ती काम रखा। और सच बोलूं तो ये सब सुनकर अंदर कुछ ठंडा पड़ गया था। पिछले 3 सालों से मैंने सॉन्ग यिंग यिंग के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। खुद खाना स्किप किया, हर पैसा बचाया, उसके लिए लग्जरी गिफ्ट्स खरीदे जो मेरी औकात से बाहर थे। और ग्रेजुएशन खत्म होते ही वो सीधा फेंक जी की बाहों में चली गई। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह मर चुका था। ऐसी गोल्ड डाइगर लड़की को फेंक जी के साथ नरक में सड़ना ही डिजर्व करता था। उधर फेंक जी बड़ी शान से कॉफिन्स बांट रहा था जैसे सबकी किस्मत का राजा वही हो। इस कॉफिन में रॉटन कॉर्प्स है, अगर बदबू सह लोगे तो सरवाइव कर जाओगे। ली जीशांग, ये तुम्हारा। ली जीशांग तो ऑलमोस्ट झुक ही गया। थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू। फिर फेंक जी दूसरे कॉफिन की तरफ बढ़ा। इसमें भी कॉर्प्स है लेकिन डिके कम है। जियांग टिंग,
तुम इसमें जाओ। जियांग रोते हुए उसे बार बार थैंक्स बोलने लगी। एक एक करके सारे कॉफिन्स बनते गए और फेंगजी वहीं लाइफ और डेथ का रूलर बनकर खड़ा रहा। नेचुरली सॉन्ग यिंगिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। फेंगजी ने पर्सनली उसके लिए एक रिलेटिवली क्लीन एम्पटी कॉफिन चुना। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये कॉफिन पुराना और टूटा हुआ है, लेकिन कम से कम अंदर कोई लाश नहीं है, थोड़ा एंड्योर कर लो। सॉन्ग यिंगिंग ने डिस्गस्ट से नाक सिकोड़ ली। साफ दिख रहा था कि सिर्फ कॉफिन को देखकर ही उसे घिन आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कांपते हुए सिर हिलाने लगी। आखिर में सिर्फ 2 कॉफिन्स बचे। एक बिल्कुल प्लेन था, बिना किसी डेकोरेशन के, और उसका लिड थोड़ा खुला हुआ था। बाहर से वो पूरी तरह एम्प्टी लग रहा था। दूसरा वही विशाल क्रिम्सन कॉफिन था जिस पर पुराने फेडेड टैलिस्मन्स चिपके हुए थे। फांगजी ने अपनी सिल्वर आईज से रेड कॉफिन को स्कैन किया और भौहें सिकोड़ ली। मैं इसके अंदर नहीं देख पा रहा, कुछ इसे ब्लॉक कर रहा है। फिर वो एम्प्टी कॉफिन की तरफ मुड़ा। उसकी सिल्वर प्यूपिल्स ने उसे 3 बार ध्यान से स्कैन किया। कंप्लीटली क्लीन, कंप्लीटली एम्प्टी, अंदर कुछ भी नहीं। तभी जाकर उसके चेहरे पर रिलीफ आया। फिर उसने स्मग ग्रिन के साथ मेरी तरफ देखा। जेन्युइन, लगता है रेड वाला तेरे हिस्से आया। ली जिशांग तुरंत हंस पड़ा। जल्दी से ब्रदर जी को थैंक यू बोल दे, सोच अपनी गॉडेस के लिए ये आखिरी काम होगा तेरा। पूरी भीड़ फिर से हंसने लगी। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स पहले ही कॉफिन्स के अंदर घुस चुके थे वो भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। लेकिन मेरी आंखों के सामने गोल्डन मैसेजेस लगातार स्क्रॉल हो रहे थे। नो वे, दीज लो डायमेंशनल इडियट्स एक्चुअली हैंडेड द ओनली हिडन रिवॉर्ड टू द बुलिड किड। दिस इज हिलेरियस। द फनीएस्ट पार्ट इज दैट द इडियट विद क्लेयरवॉयंस थिंक्स ही गॉट द बिगेस्ट एडवांटेज। वंस द ज़ॉम्बीज अराइव, ही विल फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट एन एम्प्टी कॉफिन रियली मींस। ये पढ़कर मेरे होंठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान आ गई। उस वक्त फेंग जी खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था। रियलिटी में तो भाई पूरी तरह कुकड़ था। मैं सीधे उस मैसिव रेड कॉफिन की तरफ बढ़ा जिससे टेरिफाइंग आइस वाइन एनर्जी निकल रही थी, और ऊपर काउंटडाउन अपने आखिरी 1 मिनट में पहुंच चुका था। मेरे आसपास हर कोई पैनिक में जल्दी जल्दी अपने कॉफिन्स के अंदर घुस रहा था। मैं क्रिम्सन कॉफिन के सामने जाकर रुका और अपना अंगूठा उसकी सरफेस पर रखा। वो मेरी सोच से भी ज्यादा ठंडा था। नॉर्मल ठंड नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने जमी हुई मौत को छू लिया हो। मैंने भारी लिड को पकड़ा और धीरे धीरे उसे धक्का देकर खोला। जैसे ही कॉफिन थोड़ा सा खुला, बोन पियर्सिंग यिन एनर्जी की एक लहर बाहर फट पड़ी, जैसे उसके अंदर पूरी सर्दी कैद थी। और क्लेयरवॉयंस एबिलिटी ना होने की वजह से कॉफिन खुलने के बाद भी मैं उसके अंदर अंधेरे में क्या छुपा था ये नहीं देख पा रहा था। उसी समय फेंग जी अपने परफेक्टली क्लीन एम्पटी कॉफिन के अंदर राहत भरी स्माइल के साथ घुस रहा था, जबकि कई क्लासमेट्स मेरी तरफ मॉकिंग एक्सप्रेशन से देख रहे थे, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं रेड कॉफिन के अंदर चढ़ गया और धीरे धीरे अंदर से उसका लिड बंद कर दिया। जैसे ही कॉफिन पूरी तरह सील हुआ, अंधेरा सब कुछ निकल गया, बिल्कुल एब्सोल्यूट डार्कनेस। और जिस पल मेरी पीठ कॉफिन के नीचे लगी, बर्फ जैसी ठंडी यिन एनर्जी की एक लहर मेरी रीढ़ से होती हुई सीधे दिमाग तक चढ़ गई। ठंड इतनी खतरनाक थी कि मेरे दांत अपने आप 2 बार टकरा गए, और तभी मेरा दायां हाथ गलती से किसी नरम चीज से छू गया। बेहद नरम, लेकिन इतनी ठंडी कि इंसानी महसूस ही नहीं हो रही थी। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे उंगलियां आगे बढ़ाई। सबसे पहले मुझे उभरे हुए पैटर्न्स महसूस हुए। हाथ से की गई सिलाई, इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी पैसी, वेडिंग ड्रेस। मेरी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गईं, और ऑनेस्टली बोलूं, जो भी ये गोस्ट ब्राइड थी, उसकी फिगर सच में इंसेन थी, लेकिन उससे मेरे सिर में दौड़ रही दहशत जरा भी कम नहीं हुई। तो ये थी वो गोस्ट ब्राइड जिसके बारे में बुलेट कमेंट्स बात कर रहे थे। उसके शरीर से लगातार थिक यिन एनर्जी निकल रही थी जो पूरे कॉफिन को फ्रीजिंग पानी की तरह भर रही थी। मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि मेरे हाथ पैरों की सेंसेशन तेजी से गायब हो रही है। मैंने खुद को होश में रखने के लिए अपनी जीभ जोर से काट ली। अभी पैनिक करना मतलब सीधा मरना था। बुलेट कमेंट्स पहले ही बता चुके थे कि ये गोस्ट ब्राइड एक SSS हिडन रिवॉर्ड थी, मतलब इसे हासिल करने का कोई तरीका जरूर था। मुझे बस और क्लूज का इंतजार करना था। अभी जल्दबाजी की तो इंस्टेंट मौत तय थी। तभी अचानक बाहर की दुनिया जोर से कांपी, जैसे जमीन के नीचे से कोई विशाल चीज बाहर निकली हो। पूरा ग्रेवयार्ड हिंसक तरीके से हिलने लगा और आसमान में काउंटडाउन आखिरकार 0 पर पहुंच गया। अगले ही पल पूरे सिमेटेरी में डरावनी चीखें गूंज उठी। बचाओ, किसी चीज ने मेरा कॉफिन तोड़ दिया। ज़ॉम्बीज, यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, ये मेरी टांगे खा रहे हैं। मैंने एम्प्टी कॉफिन चुना था, ये सिर्फ मुझे ही क्यों अटैक कर रहे हैं। उन चीखों को सुनकर मेरी सांस अटक गई। बुलेट कमेंट्स पूरी तरह सही थे। टाइमर खत्म होते ही ज़ॉम्बीज पूरे ग्रेवयार्ड में फैल गए थे और एम्प्टी कॉफिन्स उनके मेन टारगेट्स बन चुके थे। बस मुझे ये नहीं पता था कि इस वक्त फेंग जी की हालत कैसी होगी। आखिर उसका कॉफिन सबसे क्लीन था। तभी मैंने सुना, पास ही किसी कॉफिन को बेरहमी से फाड़ने की आवाज आई, और उसके बाद फेंग जी की टेरिफाइड चीख गूंज उठी। मेरे पास मत आओ, दूर हटो साले पे। ये रेड कॉफिन के अंदर मेरे होंठ हल्के से टेढ़े हो गए। तो आखिर फेंग जी का कॉफिन भी ज़ॉम्बीज ने खोल ही दिया। और ऑनेस्टली मुझे उसके लिए जरा भी सिंपैथी नहीं थी। उस कमीने ने जानबूझकर मुझे सबसे डेंजरस दिखने वाला कॉफिन दिया था, क्योंकि शुरू से ही वो चाहता था कि मैं मर जाऊं। बाहर पूरा ग्रेवयार्ड अब एक लिविंग स्लॉटर हाउस बन चुका था, और ठीक तभी मेरी आंखों के सामने गोल्डन बुलेट कमेंट्स अचानक बदल गए। Wasn't the kid in the red coffin pretty brave earlier? His hands were all over the ghost bride's body. Why doesn't he try touching the top of her head? The top of her head. तो यही क्लू था। मैसेज पढ़ने के बाद मैंने जानबूझकर कुछ और सेकंड्स वेट किया, फिर ऐसे एक्ट करने लगा जैसे मैं अभी भी कॉर्प्स को टटोल रहा हूँ। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कमर से ऊपर बढ़ी, और तभी वो गलती से उसके सिर के ऊपर वाले हिस्से से टकराई, और वहीं मुझे वो चीज महसूस हुई, एक ठंडी मेटल नेल। वो नेल सीधे गोस्ट ब्राइड की खोपड़ी में ठूंकी गई थी, जिसमें सिर्फ करीब 2 सेंटीमीटर का नेल हेड बाहर निकला हुआ था। उसी पल मेरी आंखों के सामने एक ट्रांसलूसेंट आइटम पैनल खुल गया। लाई इन द रेड कॉफिन, कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट ब्राइड, सोल सीलिंग नेल, SSS grade growth type cursed item. Removing the soul sealing nail will release the ghost bride seal. After forming a blood contract, the ghost bride may be summoned at any time to assist in battle. The holder may feed the ghost bride by killing supernatural entities, allowing her to continuously evolve. Warning: after removing the soul sealing nail, the contractor must complete the blood pact within 10 seconds.
Failure to do so will cause the ghost bride to treat the remover as an enemy. पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैंने नेल हेड को उंगलियों से पकड़ा, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से खींच दिया। सोल सीलिंग नेल तुरंत बाहर निकल आई। सोचने का समय नहीं था, मैंने उसी नेल से अपनी इंडेक्स फिंगर चीर दी। गर्म खून तुरंत बाहर निकल आया और मैंने अपनी ब्लीडिंग फिंगर सीधे गोस्ट ब्राइड के होंठों पर दबा दी। खून की बूंदें एक एक करके उसके बर्फ जैसे ठंडे होंठों पर गिरने लगी। फिर अचानक मुझे वो महसूस हुआ, एक हल्की सी मूवमेंट। गोस्ट ब्राइड के होंठ धीरे से कांपे और फिर उन्होंने मेरी अब भी ब्लीडिंग फिंगर टिप को धीरे धीरे अपने अंदर बंद कर लिया। अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने जाइंट गोल्डन वर्ड्स फट पड़े। Congratulations to player Jinyun for successfully contracting the ghost bride Julian. Current state, dormant phase. Feed supernatural power to unlock full strength. Holy crap, he actually pulled it off. That's an SSS grade contract. This low dimensional insect is kind of cracked. Just luck. A dormant ghost bride is all flash and no substance. If he wants her to truly evolve, he'll need to kill supernatural creatures using the soul sealing nail, assuming he survives that long. Did any of you notice? From touching the corpse to pulling the nail to completing the blood contract, this kid didn't hesitate even once. That's not simple luck. उधर माउंटेन ग्रेवयार्ड के बाहर मेरी पूरी क्लास एक एक करके कॉफिन से बाहर घसीटी जा रही थी। सब लोग सेमेट्री में जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी स्टैमिना जवाब दे गई और ज़ॉम्बीज ने उन्हें वहीं फाड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फेंग जी अपने ही क्लासमेट्स को बेड बनाकर बार बार ज़ॉम्बीज से बच रहा था। डैम इट, मैंने क्लैरवॉयंस टैलेंट अवेकन किया था, फिर भी ये कर्स्ड गेम किसी लॉजिक को फॉलो ही नहीं करता। उस वक्त शायद फांग जी ने अपना फैसला कर लिया था। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वो सीधे ली जीचंग के कॉफिन की तरफ भागा। अंदर ली जीचंग सड़ी हुई लाशों के बीच कांप रहा था। ब्रदर जी, आप क्या कर रहे हो? लेकिन फांग जी ने बिना रुके उसे पकड़कर बाहर घसीटना शुरू कर दिया। ब्रदर जी नो! ली जीचंग डेस्परेटली स्ट्रगल करने लगा, लेकिन फेंग जी पूरी तरह रूथलेस हो चुका था। वो कॉफिन के ऊपर चढ़ गया और कई बार पूरी ताकत से ली जिकेंग की छाती पर पैर मारा। बेचारा वहीं रजिस्ट करने लायक भी नहीं बचा। अगले ही पल फेंग जी ने उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और ज़ॉम्बीज के पहुंचने से ठीक पहले खुद कॉफिन के अंदर घुस गया। रेड कॉफिन के अंदर बैठे बैठे भी मैं बाहर क्या हुआ होगा ये आसानी से इमेजिन कर पा रहा था। फैंग जी सच में खतरनाक कमीना था। बिल्कुल वही टाइप का मॉन्स्टर जैसे हाई डायमेंशनल गॉड्स बड़े मजे से देखते होंगे, और शायद इसी वजह से वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। तभी अचानक गोस्ट ब्राइड ने मेरी फिंगर से खून चूसना बंद कर दिया। उसका शरीर पहले से थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था और फिर मुझे एक टेरिफाइंग सेंसेशन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधे मेरी सोल को घूर रहा हो। मेरा हार्ट बीट जोर से स्किप हुआ। मैंने सिर घुमाया और देखा कि गोस्ट ब्राइड की आंखें खुल चुकी थी। पिच ब्लैक कॉफिन के अंदर उसकी प्यूपिल्स ईरी रेड लाइट से चमक रही थी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर अचानक टेंस हुआ और फिर फ्रीजिंग यिन एनर्जी में बदलकर सीधे मेरे हाथ में पकड़ी सोल सीलिंग नेल के अंदर समा गया। नेल से हल्की हमिंग वाइब्रेशन निकलने लगी। उसकी रस्टी सरफेस तुरंत डार्क ब्लू लाइट से चमक उठी और रेसाइडुअल यिन एनर्जी की स्ट्रैंड्स नेल से होकर मेरी हथेली में घुसने लगी। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे मसल्स अनरियल लेवल तक टफ हो चुके हैं। तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव ऑब्टेन्ड द एक्टिव स्किल गोस्ट ब्राइड्स प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन 5 minutes. Upon activation, all attributes will forcibly double. Interesting. He actually survived the contract backlash. With that weapon, cleaning up the zombies outside shouldn't be difficult. That soul-sealing nail is an absolute killing weapon. As long as he keeps using it to slaughter supernatural entities and absorb their power, the hidden weapon spirit inside will continue evolving. बुलेट कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। ऑनेस्टली अभी तक ज़ॉम्बीज से लड़ने का नाम सुनकर भी मेरे अंदर डर था, लेकिन अब गोस्ट ब्राइड का बफ पूरे शरीर में दौड़ रहा था और उसी के साथ कॉन्फिडेंस भी अंदर फट पड़ा। मैंने एक हाथ से सोल सीलिंग नेल को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से कॉफिन के लिड पर जोरदार धक्का मारा। मेरी डबल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी तरह एक्सप्लोड हो गई। भारी रेड कॉफिन लिड एक ही पुश में ऊपर उछल गया। बाहर माउंटेन ग्रेवयार्ड पूरी तरह नरक बन चुका था। दर्जनों ग्रीन हेयर्ड ज़ॉम्बीज लाशों पर झुके हुए फ्लैश और ऑर्गन्स खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मूवमेंट सुनी, सबसे पास वाला ज़ॉम्बी झटके से मेरी तरफ मुड़ा और रैबिट एनिमल की तरह मुझ पर टूट पड़ा। ये डिंगयोन चुतिया हो गया है क्या? खुद मरना चाहता है क्या? लेकिन मेरी तरफ दौड़ते ज़ॉम्बी को देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। गोस्ट ब्राइड के बफ के नीचे ज़ॉम्बीज की मूवमेंट्स इतनी स्लो लग रही थी कि ऑलमोस्ट मजाक जैसी लग रही थी, और जब उसके क्लॉज मेरे गले से बस इंचेस दूर रह गए, तभी मैंने कैजुअली अपना सिर हल्का सा टिल्ट कर दिया। उसके क्लॉज मेरी नाक के बिल्कुल सामने से हवा चीरते हुए निकल गए। उसी मोशन में मैंने ज़ॉम्बी की लोअर बैक पकड़ ली, सोल सीलिंग नेल को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उसके स्कल में घुसा दिया। अगले ही सेकंड उसका सख्त क्रेनियम आर पार छिद गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, ज़ॉम्बी सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। द सोल सीलिंग नेल हैज अब्सॉर्ब्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यिन एनर्जी। करंट अपग्रेड प्रोग्रेस 33%। मतलब वेपन को फिर अपग्रेड करने के लिए मुझे 2 और ज़ॉम्बीज मारने थे। फाइन बाय मी। मैंने धीरे से सोल सीलिंग नेल को ज़ॉम्बी के स्कल से बाहर खींचा। खून की स्मेल ने पास के 2 ज़ॉम्बीज को तुरंत एनरेस्ट कर दिया। दोनों घुटुरल रोअर करते हुए दोनों साइड से मेरी तरफ टूट पड़े, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल काम थी, जैसे बिना लहर वाला मरा हुआ पानी। लेफ्ट वाला ज़ॉम्बी थोड़ा फास्टर था। मैंने आधा कदम दाईं तरफ शिफ्ट किया और उसके क्लॉज बस मेरे शोल्डर को स्क्रैप करते हुए निकल गए। उसी मूवमेंट में मैंने सोल सीलिंग नेल को कसकर पकड़ा और सीधा उसके अपर जॉ के आर पार घुसा दिया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर दाईं तरफ वाला ज़ॉम्बी मेरे बैक पर क्लॉज मारने वाला था। मेरी टांग स्टील वेब की तरह निकली और सीधे उसके नी पर जा लगी। क्रीचर इंस्टेंटली बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे रिकवर करने का मौका भी नहीं मिला। मैंने तुरंत सोल सीलिंग नेल नीचे घोंप दी, सीधे उसके स्कल के पीछे। द सोल सीलिंग नेल हैज अब्सॉर्ब्ड सफिशिएंट एनर्जी। लेवल इंक्रीज टू LV2, piercing strength and yin damage doubled.
उसी समय मेरे हाथ में पकड़ा वेपन बदलने लगा। नेल हेड से एक जेड हैंडल निकल आया, जबकि करीब 30 सेंटीमीटर लंबा बॉडी स्ट्रेच होकर और शार्प हो गया। अब वो नेल कम और डेडली डैगर ज्यादा लग रहा था। गोल्डन कमेंट्स फिर से एक्सप्लोड हो गए। दिस इंसेक्ट्स कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स आर इनसेन। ही फाइट्स लाइक अ कोल्ड ब्लडेड assassin, way better than those screaming trash bags running for their lives. Interesting. That weapon is finally starting to look worthwhile. Keep slaughtering each other low dimensional insects. Entertain us. तभी पास से एक desperate scream गूंजी। हेल्प, कोई मुझे बचाओ। वो मेरी क्लास का वांगचांग था। वो डर के मारे जमीन पर क्रॉल कर रहा था, जबकि एक अनयूजुअली मस्कुलर ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ रहा था। सेव मी जेन्युइन, अगर बचा लिया तो मैं तुम्हें डैड तक बुलाऊंगा। जैसे ही वांगचांग ने मुझे देखा, उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसे खुद सैल्वेशन मिल गया हो। मैंने हल्का सा अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और अभी अभी सोल सीलिंग नेल अपग्रेड हुई थी। मतलब ये परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट था। फैसला करते ही मैंने जमीन पर जोर से किक मारी और तीर की तरह आगे निकल गया। जैसे ही जंबी के क्लॉज वांगचांग का थ्रोट फाड़ने वाले थे, डार्क ब्लू लाइट की एक स्ट्रीक हवा में चमकी। अपग्रेड सोल सीलिंग नेल ने बिना स्लाइटेस्ट रेजिस्टेंस के जंबी की गर्दन काट दी। अगले ही पल उसका सिर बॉडी से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। वांगचांग शॉक में मिट्टी पर बैठ गया। जेन्युइन, थैंक यू, अब से मेरी जान तुम्हारी है। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बस वेपन को एग्जामिन करते हुए खुद से बड़बड़ाया। अपग्रेड के बाद अटैक पावर का बूस्ट साफ दिख रहा है। मुझे और ज़ॉम्बीज मारने होंगे। सोल सीलिंग नेल को लेवल अप करते रहना होगा। तभी अचानक मिट्टी के नीचे छिपे 3 ज़ॉम्बीज जमीन फाड़कर बाहर निकल आए और हमारी तरफ झपट पड़े। उनमें से 2 ने तुरंत इंजर्ड वांगचांग को टारगेट किया। डर ने उसकी सैनिटी उसी पल तोड़ दी। बिना एक सेकंड सोचे वो आगे कूदा और मुझे सीधा ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर खुद पीछे मुड़कर भाग गया। हाँ, मौत करीब आते ही इंसान अपना असली रंग दिखा देता है। मेरा शरीर सीधे ज़ॉम्बीज के एनसर्कलमेंट में लड़खड़ा गया, लेकिन आखिरी मोमेंट पर मैंने जबरदस्ती अपना बॉडी साइडवेज ट्विस्ट कर लिया। सोल सीलिंग नेल ने अंधेरे में डैजलिंग ब्लू आर्क्स बनाई। बर्फ जैसी 3 फ्लैशेस ज़ॉम्बीज की गर्दनों से गुजर गई। अगले ही पल तीनों हेडलेस कॉर्प्सेस जोर से जमीन पर गिर पड़े। उधर वांगचांग अपनी इंजर्ड लेग के साथ ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाया था। मैं आराम से उसके पीछे चला, कुछ ही सेकंड्स में उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ पर जोरदार किक मारी। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और पैनिक में पलटकर बोला, शेन्युइन, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ॉम्बी ने मुझे धक्का दे दिया था अभी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। फिर एक गीली टीयरिंग साउंड गूंजी। वांगचांग ने हॉरर और अनविलिंगनेस से अपनी चेस्ट पकड़ ली और अगले ही पल लाइफलेस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मरते ही मेरी विजन फिर से गोल्डन कमेंट से भर गई। नाउ दिस इज अ ruthless little insect. The way he casually killed that guy with one hand is exactly my kind of entertainment. Magnificent. This selfishness and absolute lack of morality is the beautiful scenery we crave. Kid, you've officially caught my attention. उस मोमेंट पर मुझे आखिर पूरी सच्चाई समझ आ गई। ये गेम कभी सर्वाइवल ट्रायल था ही नहीं। ये एक अरीना था, एक ग्लैडिएटर पिट, जिसे हाई डायमेंशनल गॉड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चला रहे थे। और इस गेम को जीतने का सिर्फ एक तरीका था, मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा कोल्ड बनना। आसपास मौजूद हर इंसान को सिर्फ एक्सपेंडेबल चेस पीसेस की तरह देखना। मैंने धीरे से सोल सीलिंग नेल को फिर बाहर खींचा और सामने उमड़ते ज़ॉम्बीज के टाइड को ठंडी नजरों से देखा। तो आ जाओ, एक दिन मैं साबित करके रहूंगा कि इंसेक्ट्स भी गॉड्स को मार सकते हैं। उसके बाद मेरा शरीर ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच फैंटम की तरह घूमने लगा। सोल सीलिंग नेल का हर स्विंग एक और ज़ॉम्बी की जान ले रहा था। जब भी क्लॉज मेरी तरफ आते, मैं कामली साइड स्टेप करता और वेपन को परफेक्टली उनके फेटल पॉइंट्स में घुसा देता। डॉज, पियर्स, किल, रिपीट। धीरे धीरे मेरी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट मैकेनिकल हो गई। एफिशिएंट, रूथलेस, क्लीन। कुछ देर बाद एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने चमका। द सोल सीलिंग नेल हैज अब्सॉर्ब्ड सफिशिएंट एनर्जी, लेवल इंक्रीज टू LV3, इन डैमेज ग्रेटली इंक्रीज्ड। इस बार वेपन का अपीयरेंस ज्यादा नहीं बदला, लेकिन उसकी ब्लेड से टेरिफाइंग फ्रीजिंग ऑरा निकलने लगी। मैंने ग्रिप और टाइट की और बाकी बचे ज़ॉम्बीज को काटना जारी रखा। दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड के एक मैसिव रॉक के पीछे कुछ सर्वाइवर्स छिपकर ये पूरा मैसेकर देख रहे थे। ये कमीना और फास्ट कैसे होता जा रहा है? एक लड़के ने धीरे से कहा। पहले इसे एक जंबी मारने में 2-3 हिट्स लगते थे। दूसरा लड़का बिटर आवाज में बोला, बस लकी हो गया है। वो वेपन किसी के हाथ में होता तो कोई भी बाहर पागलों की तरह फाइट कर लेता। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। आखिरकार गोस्ट ब्राइट का प्रोटेक्शन बफ खत्म हो गया। मैंने जल्दी से बैटलफील्ड स्कैन किया। अब तक मैं कुल 15 ज़ॉम्बीज मार चुका था, लेकिन ग्रेवयार्ड में अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। तभी अचानक पूरे सेमेट्री के ऊपर एक मैसिव रेड बैरियर उतर आया। जितने भी ज़ॉम्बीज हिल रहे थे वो सब इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। अगले ही सेकंड उनके बॉडीज अंदर से फट गई और वो ब्लैक सैंड बनकर मिट्टी में समा गए। बिगिनर ट्रायल कंप्लीट, सर्वाइविंग प्लेयर्स 12, खत्म हो गया। एक ट्रेम्बलिंग आवाज कॉफिन के अंदर से आई। कुछ सेकंड्स बाद एक कॉफिन का लिड धीरे से खुला और एक रोती हुई लड़की डरते डरते बाहर झांकी। फिर दूसरा कॉफिन खुला, फिर तस्टाई। एक एक करके सर्वाइवर्स बाहर निकलने लगे। फैंगजी अभी भी जिंदा था, एग्जैक्टली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब उसकी हालत किसी गटर से निकले चूहे जैसी लग रही थी। सिर से पैर तक डिस्गस्टिंग ग्रीन कॉर्प्स स्लाइम में लथपथ। लेकिन असली शॉकिंग बात वो नहीं थी। असली शॉक थी सॉन्ग यिंगिंग। समहाउ वो भी अभी तक जिंदा थी, जबकि उसका कॉफिन तो एम्प्टी था। तो आखिर वो बची कैसे? उनके अलावा 9 और सर्वाइवर्स थे। उनमें एक था जाओ पेंग, हमारी क्लास का लंबा एथलेटिक स्पोर्ट्स कैप्टन जो हमेशा फेंग जी के लॉयल अटैक डॉग की तरह घूमता था। उसके साथ पोनीटेल वाली लड़की ली जियाओ खड़ी थी, जो सॉन्ग यिंगिंग की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी आसमान में फिर से ब्लड रेड टेक्स्ट चमकने लगा। द ब्लड पॉइंट सेटलमेंट फेज विल नाउ बिगिन। रिवॉर्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन ईच प्लेयर्स परफॉर्मेंस। ब्लड पॉइंट्स आर द ओनली करेंसी विद इन द स्ट्रेंज वर्ल्ड एंड मे बी यूज्ड टू परचेस कर्स्ड आइटम्स और ट्रेड विद अदर प्लेयर्स। अनाउंसमेंट खत्म होते ही पूरे स्काई में ट्रांसलूसेंट सेटलमेंट पैनल्स दिखाई देने लगे। हर सर्वाइवर अपना रिवॉर्ड ब्रेकडाउन देख सकता था
और मेरे पैनल पर एक नंबर सबसे ज्यादा चमक रहा था, टोटल ब्लड पॉइंट्स 1350। उसे देखते ही मेरा दिमाग कैलकुलेशंस करने लगा। पॉइंट्स का एक हिस्सा डेफिनेटली रेड कॉफिन चूज करने से आया था, जैसा मैंने सोचा था। हाई रिस्क मतलब इनसेन रिवॉर्ड्स। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात कुछ और थी, प्लेयर्स को मारने पर भी ब्लड पॉइंट्स मिलते थे। मतलब ये सिस्टम सिर्फ प्लेयर्स को एक दूसरे को मारने की परमिशन नहीं दे रहा था, ये एक्टिवली उसे एनकरेज कर रहा था। मेरे होंठों के कोने पर धीरे से एक फेंट स्माइल आ गई। उधर फैंग जी का चेहरा देखने लायक था। उसके सेटलमेंट पैनल पर सिर्फ पैथेटिक 200 ब्लड पॉइंट्स थे। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होने के तुरंत बाद सिस्टम ने एक और अनाउंसमेंट किया। ऑल सर्वाइविंग प्लेयर्स आर नाउ ग्रांटेड 10 मिनट्स ऑफ सेफ टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो सुपरनैचुरल एंटिटीज विल अपीयर एंड ऑल प्लेयर्स विल रिमेन इन अ नॉन अटैकेबल स्टेट। कुछ देर बाद ली जाओ सॉन्ग यिंगिंग को लेकर मेरी तरफ आई। छिन युएन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन ली जाओ को फर्क ही नहीं पड़ा। वो कॉन्फिडेंटली सीधी खड़ी हुई और बोलती रही, तुम्हारे हाथ वाला वेपन फेंग जी को दे देना चाहिए। ये सुनकर मैंने आखिरकार धीरे से अपनी नजरें उसकी तरफ उठाई। ली जाओ ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए, जैसे वो सबकी तरफ से बात कर रही हो। तुम जानते हो ना कि फैंग जी ने क्लेरवॉयंस टैलेंट अवेकन किया है। उसके पास टैलेंट स्किल है, तुम्हारे पास नहीं। वो वेपन उसके हाथ में अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। उसके बगल में खड़ा जाओ पेंग तुरंत सिर हिलाने लगा। एग्जैक्टली, फैंग जी के पास टैलेंट है। अगर वो वेपन यूज करेगा तो डेफिनेटली तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमें ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। आसपास खड़े बाकी क्लासमेट्स भी एक दूसरे को देखने लगे और फिर सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में ग्रीड साफ दिख रही थी। मैं ऐसे खड़ा रहा जैसे मुझे कुछ